जोहार, नमस्कार। हम जिस जीवन में आ गए हैं उस जीवन में बिजली के बगैर हम सोच ही नहीं सकते हैं। विकास का मतलब ही है कि बिजली। असेंबली हो या पार्लियामेंट, हर जगह जब चर्चा होती है विकास की तो पहली चर्चा में किसान से ज़्यादा, खेत से ज़्यादा बिजली की ही बात आती है। किसान के लिए भी बिजली की ही बात आती है, खेत के लिए भी बिजली की ही बात आती है। और बिजली के लिए जो हमारी निर्भरता है वह आज के दिन में सबसे अधिक निर्भरता कोयले पर है। देश के आज़ादी के पहले भी कोयले का जो महत्व था वह लगातार बढ़ता जा रहा है। खास करके ग्लोबलाइजेशन के बाद जो औद्योगिकरण की तरफ हम तेज़ी से आगे बढ़े, मॉडर्नाइजेशन की तरफ तेज़ी से आगे बढ़े, एक छोटे से जगह पर 50 महला फ्लैट जो बन रहा है बगैर लिफ्ट के नहीं चल सकता है। बगैर बिजली की लिफ्ट चलेगा कहाँ से? बहुत सारी स्थितियां हैं जिसमें नौकरी के लिए भी बिजली चाहिए, खेत में पानी के लिए बिजली चाहिए। बिजली चाहिए और बिजली चाहिए तो बिजली के लिए कोयला चाहिए, और कोयला चाहिए तो कोयले के लिए ज़मीन चाहिए, जंगल चाहिए, जल चाहिए। बिजली के लिए भी ये सारी चीज़ें चाहिए। अब ये सारी चीज़ें चाहिए, इसमें बहुत तरह के प्रतिरोध हैं, बहुत तरह के अवरोध हैं, बहुत तरह से लोग विरोध करते हैं। इसलिए भी कि इसका संतुलित विकास जिसको कहते हैं, जो यूएन ने भी माना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद कि सस्टेनेबल नहीं बन जा रहा है, टिकाऊ विकास की बात नहीं हो रही है। इसीलिए यूएन ने संशोधन किया था और एमडीजी को एसडीजी में बदल दिया था। आज हम बात करेंगे कि बिजली और कोयले की जो ज़रूरत है, जो महत्व है, उसमें कैसे समन्वय बना करके, क्या ज़रूरत है और कैसे समन्वय बना करके हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं ताकि यूएन का जो गोल है टिकाऊ विकास का उसको हम हासिल करें। हमारे साथ बीच बहस में इस चर्चा के लिए हमारे साथ जो शामिल हैं वो हैं एनटीपीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ए.के. गोस्वामी जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ है कोल्डिया के पूर्व चेयरमैन ए.के. झा साहब, आपका भी स्वागत है। जोहार, नमस्कार। हमारे साथ हैं पीएम प्रसाद जी जो सीसीएल के सीएमडी हैं, आपका भी स्वागत है। आपको भी जोहार। आप सबको जोहार, नमस्कार। मैं अनिल झा जी आपसे आरंभ करता हूं। कोयले की ज़रूरत आज के दिन में क्या अनुमान है? हम जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि अगले 25-30 सालों में कोयले की मांग और बढ़ेगी। जो गैर परंपरागत ऊर्जा की कोशिश चल रही है उसमें खर्च बहुत ज़्यादा है, बहुत तरह की परेशानियां हैं। तो आने वाले दिनों में मांग कैसे बढ़ी और आप जब थे तो क्या प्लान किया आपने मीट करने के लिए? मधुकर जी, सबसे पहले मैं रांची दूरदर्शन की सारी टीम को और विशेष रूप से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस लायक समझा कि कोयले को आपने आज यहाँ पे आमंत्रित किया है देश को ये बताने के लिए कि कोयले की क्या भूमिका है देश के ओवरऑल ग्रोथ में। सभी लोग, आप लोग बिजली देखते हैं, बट आप लोगों को शायद ये पता नहीं है, ये जो चमक, ये जो रोशनी आप देख रहे हैं, इस रोशनी और चमक को लाने के लिए हमारा कोई भाई 600 मीटर डीप डाउन द अर्थ, जहाँ पे बहुत अंधेरा है, बहुत गर्मी है, बहुत परेशानी है, वहाँ पे लगातार काम करता है और आपको कोयला मुहैया कराता है, जिससे कि ये सारा देश रोशन होता है। मैं एक बार पुनः आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने कोयले को इस लायक समझा कि आपने यहाँ पे उसे आमंत्रित किया और ये देश को बताना चाहते हैं कि देश के ग्रोथ में कोयले की क्या भूमिका होगी। क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिन्हें कोयले के बारे में बहुत चीज़ पता नहीं होगा, तो उनकी जानकारी के लिए मैं, अगर आप परमिट करें तो 2 मिनट का समय लेके बताना चाहूँगा कि कोयला क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर हमारे देश में आज पर कैपिटा बिजली का कंजम्पशन करीब करीब 1150 यूनिट है जी। हमारे देश में पर कैपिटा बिजली का कंजम्पशन करीब करीब 150 यूनिट है। ये जो 1150 यूनिट बिजली है, इसका करीब करीब 70-71% भाग कोयले के द्वारा ही उत्पादित किया जाता है। देश में जितनी भी बिजली बन रही है उसमें करीब करीब 70% योगदान कोयले के द्वारा दिया जाता है। और मुझे ये बताने में बड़ी खुशी है कि ये जो 70% का बिजली का उत्पादन है उसमें
80% भाग केवल कोल इंडिया के द्वारा उत्पादित कोयले से होता है। जी। मुझे इस बात का बहुत गर्व है। हम लोग उस कंपनी को बिलोंग करते हैं जो विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन करने वाली कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन करने वाली कंपनी है। पिछले साल करीब 730 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ। उस 730 मिलियन टन में 602 मिलियन टन कोयला केवल कोल इंडिया की अनेक सब्सिडियरी कंपनियों ने उत्पादित किया। जी। पूरे देश में, भारतवर्ष में कोल की हिस्ट्री 200 साल से पुरानी है। कोल की फर्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री है 1774 में, व्हेन जॉन समनेर एंड हिटली ने पहला कोल माइन स्टार्ट किया रानीगंज कोल फील्ड में। उसके बाद से यूजुअली कोयला प्राइवेट हाथों में रहा। आप लोगों को ये बताने में भी मुझे बहुत खुशी है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर की भी कोयले की एक कंपनी थी। धीरे धीरे कोयले को और अच्छा स्वरूप प्रदान करने के लिए 71 में और 73 में कोयले का नेशनलाइजेशन हुआ और कोयले को सरकारी क्षेत्र में लाया गया और इसकी मोनोपोली कायम रही। और कोल इंडिया ट्रू टू इट्स वर्ड हमेशा देश के विकास में आगे रहा। कोयले की जो भी मांग होती थी इसकी पूर्ति की जाती थी। और ख़ास करके 1991 के बाद जब इकोनॉमी ओपन हुई तो इसमें भी तेज़ी से विकास हुआ। मैं आपकी तरफ फिर लौट करके आऊँगा, थोड़ा और गेस्ट को शामिल करते हैं। पीएम प्रसाद जी, सीसीएल, आप तो बीसीसीएल से आए हैं, सीसीएल में मेरी जानकारी में बीसीसीएल में और सीसीएल में बड़े पैमाने पर अंडरग्राउंड माइंस थे, जिससे कि लगभग उत्पादन बंद है। लगभग जिस तेज़ी से मांग बढ़ी उस तेज़ी से वहाँ से निकालना थोड़ा कठिन हुआ है। क्या हुआ नहीं हमको नहीं पता है, तो आप थोड़ा बताएंगे कि ओपन कास्ट माइनिंग में अंडरग्राउंड माइनिंग में दोनों में फ़र्क क्या है, एक्सपेंडिचर का और ये क्या नाम है जो मिट्टी बर्बाद होती है, सरफेस बर्बाद होता है, उसके बचाने का क्या उपाय हो सकता है? जो आप जो सवाल पूछे कि ओपन कास्ट अंडरग्राउंड में जो बेसिक डिफरेंस, जी, ओपन कास्ट थोड़ा शैलो डिपॉजिट में, शैलो डेप्थ में वर्किंग होता है, करीबन 100, 150, 250 मीटर्स तक। जी। अंडरग्राउंड थोड़ा उससे भी, जो आप बीसीसीएल के खदान के जो बारे में पूछे, पहले सभी शाफ्ट्स में, अभी जो मनीडी माइंस है ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर डेप्थ में है। मैं सेंचुरिया गया हुआ था, उसके अंदर घुसा हुआ था नदी के नीचे। जैसा प्रोडक्शन देश का जो डिमांड है ये ओपन कास्ट से ही पूरा किया जा सकता है। ऑलमोस्ट 90% प्लस सिंगरेणी को भी लेके हम लोग ऑल पब्लिक सेक्टर्स की बात होता है। और ओपन कास्ट चालू करने में जो 3-4 साल हमको जो लगता है रिगार्डिंग फॉरेस्ट क्लियरेंस एंड एनवायरनमेंट क्लियरेंस और वहाँ का सभी चीज़ क्लियरेंसेस लेने के लिए, उसके बाद एक बार शुरू होता है तो इसका गेस्टेशन पीरियड कम रहता है और पीक प्रोडक्शन 5-6 साल के अंदर टच करता है। वही अगर अंडरग्राउंड की बात होता है कि जैसे इंक्लाइन ड्रेवेज करते हैं हम लोग, 2 इंक्लाइंस, एक शाफ्ट, ये सब बनाने में 4-5 साल लगता है। उसके बाद जैसे लॉन्ग वॉल टेक्नोलॉजी है, जैसे बीसीसीएल में एक मुनिडी माइंस में है, एक और मोरेडी माइन एक चालू हुआ, और अन्य जो आप देखेंगे तो जंजरा बोल के ईसीएल में, एक अड्रियाला बोल के सिंगरेणी में है। वैसे अगर कंटिन्यूस मैनर बोल के हम लोगों का उसका टेक्नोलॉजी है, अभी हमारा चूरी अंडरग्राउंड में है, करीबन उससे साल में 5 लाख टन का टारगेट है। इस साल 2 लाख हुआ है, उसमें कोई कारण से हम लोगों का थोड़ा सा एक फायर होने के बाद बंद हुआ। नेक्स्ट मंथ से वी आर अगेन उसको रीओपन कर रहा है जी। तो ये कंटिन्यूस माइनर्स का भी सीसीएल में और 2-3 प्रोजेक्ट्स और एक पतरातू लॉन्ग वाला एक प्रोजेक्ट आने वाला समय में आने वाला है। इसका जो प्रोडक्शन सीसीएल में भी 3-4 मिलियन तक ले जाएंगे, मगर मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स है आपका नॉर्थ कर्णपुरा तरफ आ रहा है, जैसा मगध अमरपाली। इस साल हम लोगों का जो टारगेट 86 मिलियन में 40 मगध अमरपाली का है। आने वाला समय में जो 1 बिलियन टन का जो हम लोगों का जो 23-24 का टारगेट में सीसीएल को 145 मिलियन का में, कोल इंडिया का 1 बिलियन है तो सीसीएल का 145 में, मगध अमरपाली का ही जो श्रेय है उस टाइम में 70 मिलियन के आसपास है। साथ में संगममित्र एंड चंद्रगुप्त नया प्रोजेक्ट चालू होगा, वो उस टाइम में 23-24 जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, 1 साल होकर रहेगा और उसके बाद आने वाला समय में उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ओपन कास्ट से जो इंडियन सीनरी में प्रोडक्शन का ग्रोथ ज़्यादा है। अंडरग्राउंड में आप जो बोल रहे हैं कि जैसे चाइना जैसे कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में अंडरग्राउंड लॉन्ग वॉल में भी सिंगल माइन में 10 मिलियन कर रहा है। जो यहाँ ओपन कास्ट का जो प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पर 10 से 15 मिलियन 20 मिलियन हो रहा है, बट वहाँ का रूफ कंडीशंस, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी वहाँ ज़्यादा है उस मामले में।
बट हमारा जो 3 प्रोजेक्ट समझो, जैसे कि बोल रहा है कि मुनिडी BCCL में चल रहा है, और आने वाला समय में पतरा तो एक लॉन्ग वाल प्रोजेक्ट हम लोग आने वाला है, इसमें लॉन्ग वाल के साथ आएंगे। तो इसमें अंडरग्राउंड में बिल्कुल एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, कहीं कोई इसमें प्रेशर नहीं उठेगा। ओपन कास्ट में भी लास्ट 10 साल से हम लोगों का जो माइन क्लोजर के बारे में जो बात उठ रहा है अभी, उसमें अभी माइनिंग प्लान अभी नया कोई भी ओपन कास्ट का माइनिंग प्लान में ही क्लोजर एक्टिविटीज़ को भी हमको बताना है शुरू से, कैसा कैसा फेजिंग 5 साल 10 साल में हम लोग एस्क्रो अकाउंट खोलेंगे, कोल कंट्रोलर हम लोग मंत्रालय से उनका विभाग है, उसमें पैसा कैसा हम जमा करेंगे, एंड आफ्टर 5 ईयर्स के बाद इसको पीरियडिकली क्लोजर की तरफ बैक फिलिंग कैसे करेंगे, सो दैट पुराना समय में 20 25 30 साल पहले थोड़ा माउंटेन स्टेप कोई माइंस में आप जाते होंगे, यहाँ पर भी पूरा BCCL भरा हुआ है, ट्रेन से जाइए तो एकदम माउंटेन ही माउंटेन तो अभी वी आर सपोज टू बैकफिल एंड करके उसको बैकफिल करके रिक्लेम करके। अच्छा, मैं आता हूँ इस पर बैकफिल और रिक्लेम पर, गोस्वामी जी के पास थोड़ा चलें। गोस्वामी जी, आप तो NTPC में रह चुके हैं। NTPC मुझे लगता है कि सबसे बड़ा उत्पादक है बिजली का, देश में जो भी कंपनियां हैं सबसे बड़ा उत्पादक है। एक झमेला हमेशा रहता है स्टेट के साथ, कंज्यूमर जो है आपका सबसे बड़ा कंज्यूमर जो है उसके साथ, कि वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो आप जो है कोल को पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कोल को पेमेंट नहीं होता आपको कोयला नहीं मिल रहा, इस तरह का हमेशा झंझट रहता है। तो आपके जो डिमांड्स हैं कि इतना कोयला चाहिए हमको, तो ये तो पहले से प्लान आपका दिया हुआ है। दूसरे की नोटबंदी के बाद जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, डिजिटलाइजेशन में कि आपका इतना गया और आपका पेमेंट आता जाइए, सर्कुलेशन जो है जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है वो चालू रहे, इसकी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है क्या? सर्वप्रथम जोहार, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। मधुकर जी और मेरे साथ झा साहब और इस पैनल में प्रसाद साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। पहले इसका प्रश्न का, आपका जो प्रश्न है उसका मैं पहला उत्तर ये देना चाहूँगा। आपने एकदम सही कहा कि NTPC आज 62,000 मेगावाट के कगार पे है, और उसमें हाइड्रो, सोलर, जो नए नए रिन्यूएबल्स की हम बात कर रहे हैं, थर्मल पहले कोल बेस्ड और गैस बेस्ड जनरेशन तो थे ही थे, आज हम लोगों ने सोलर पे, हाइडल जनरेशन और सिमिलरली नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस पे भी काफ़ी अग्रसर हुए हैं। ऑलरेडी हमारे सोलर में 880 मेगावाट का सोलर ऑलरेडी हो गया है, विंड का भी हमारे 300 मेगावाट के करीब करीब पहुंच गया है। और आपको शायद पता होगा कि एक बड़ा एम्बिशियस प्लान NTPC ने लिया है, जो आपने पहले इस वार्ता को शुरू करने के पहले आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत NTPC की एक 175 गीगावाट का जो प्लान था 2032 में, उसमें नॉन रिन्यूएबल सोर्स, बेसिकली नॉन रिन्यूएबल के साथ काफी एक बड़ा एक चंक जो है बिजली का हम लोग इस पे करने वाले थे। और आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज नॉट ओनली भारत में, थोड़ा सा मैं एक इनपुट पर आपसे जवाब चाहूँगा। एक 500 गीगावाट की ये अनुमान लगाया गया कि 500 गीगावाट हमको चाहिए, तब जाकर के कोयले पर निर्भरता हमारी कम हो सकती है, खत्म नहीं होगी। एग्जैक्टली कम हो सकती नहीं, मैं उसके संदर्भ में यही कहना चाह रहा हूँ आपको कि आज आपको शायद पता हो गया कि अभी 10-15 सालों में ही NTPC का अपना ही 1,25,000 मेगावाट जाने की ऑलरेडी एक प्लानिंग है, जो कि आज 62,000 के नियरली डबल हो जाएंगे। उसमें ऑलरेडी NTPC ने यही कहा है कि क्योंकि देश की प्रगति के लिए रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को डेफिनेटली प्रावधान देना पड़ेगा। और थर्मल जो आज हम, जिसमें झा साहब भी कह रहे थे कि 80% इसका हम लोग कोयले से करते हैं। और मैंने अभी रिसेंटली रिपोर्ट पढ़ा था, जिसमें आपके प्लानिंग कमीशन का एक रिपोर्ट आया है, जिसमें कहा गया है कि कोयला आज 45 बिलियन यूनिट, माने 45 साल तक जितने हमारे 2 लाख मेगावाट आज कोल बेस्ड पावर स्टेशन है इंडिया में, इस 2 लाख मेगावाट के लिए अगले 45 सालों के बाद कोयला यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। तो आपको उचित ही रिन्यूएबल सोर्सेस पे जाना ही पड़ेगा। थोड़ा सा मैं रोक करके झा साहब को यहाँ लाना चाहूँगा, इसलिए जरूरी लगता है। आपकी जो बात थी वो आप पूरी करेंगे। एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि कोल इंडिया सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन कर रहा है, उसके बावजूद हमको कोयला इंपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए कि मॉडर्नाइजेशन जिस ढंग से पावर हाउसेस का होता जा रहा है, उसमें लगता है कि हमको मिनिमम ऐश या विदाउट ऐश वाले कोल चाहिए।
इसके लिए आपने वासरीज भी बहुत बड़े पैमाने पर लगवाए, तो आप जिस पीरियड में थे आगे के लिए कि कम से कम ऐस जाए ताकि हमको कम से कम निर्भरता होना पड़े इंपोर्टेड कोल के लिए, इसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है? जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछले साल देश में कोयले का उत्पादन करीब करीब 730 मिलियन टन हुआ जी और टोटल कंजम्पशन करीब 965 मिलियन टन था। जी तो करीब करीब 235 मिलियन टन कोयला है जिसको कि इंपोर्ट किया गया। जी ये 235 मिलियन टन कोयले में 50 मिलियन टन कोयला जो है वो कोकिंग कोल है। हमारे देश में कोकिंग कोल की उपलब्धता नहीं है। बीसीसीएल को छोड़ के और कहीं पे कोकिंग कोल नहीं वहीं होता। आ रहा था मैं, चूंकि पीएम प्रसाद साहब वहीं से आए हुए हैं तो मैं उधर जाऊंगा। मैं उस पर भी आऊँगा। जी बीसीसीएल को छोड़ के और कहीं पे अच्छी कोकिंग कोल की उपलब्धता नहीं है। नाम भी उसका भारत कोकिंग कोल है ना। किसके बाद बीसीसीएल का नाम भी भारत कोकिंग कोल। भारत कोकिंग कोल है और कोकिंग कोल भी वहीं मिलता है, थोड़ा मोड़ा सीसीएल में मिलता है। तो ये जो 50 मिलियन टन कोयला है ये मेरे लिए इरिप्लेसेबल है, ये हमको मंगाना ही होगा अगर हमको स्टील इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। और स्टील इंडस्ट्री भी लीप्स एंड बाउंड में बढ़ेगी तो उसके लिए कोकिंग कोयले की ज़रूरत पड़ेगी। बीसीसीएल ने अभी एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान लिया है कि जो भी इंक्रीमेंटल हमको ज़रूरत पड़ेगी वो बीसीसीएल अपने सोर्स से पूरा करने की कोशिश करेगी। बीसीसीएल का भी जो कोयला है वो बहुत अच्छा नहीं है, इसीलिए हमें इंपोर्ट कोकिंग कोल का करना ही पड़ेगा। तो 50-55 मिलियन टन कोयला ही आता रहेगा। देखिए 250 से 50-55 में बहुत नहीं, 250 में मैंने कोकिंग कोल का बोला 50 मिलियन टन। अच्छा। और बाकी जो करीब करीब 185 मिलियन टन है वो नॉन कोकिंग कोल है। ये 185 मिलियन टन में हमारे बहुत सारे कोस्टल पावर प्लांट हैं। वो जो कोस्टल पावर प्लांट है लॉजिस्टिक्स उनको सपोर्ट नहीं करता है कि मेन लैंड से कोयला वहाँ पे जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बहुत हाई हो जाता है। मैं आपको एक मामूली सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब मैं महानदी कोल फील्ड्स में था तो हमारा कोयला पंजाब जाता था, कोयले का दाम 800 रुपया और ट्रांसपोर्ट का प्राइस 2000 रुपया। तो ये कभी भी सस्टेनेबल नहीं होगा। तो जो कोस्टल एरियाज़ में हमारे पावर प्लांट हैं उनका बॉयलर डिज़ाइन भी ऐसा है कि उनको लो एस की ज़रूरत पड़े और ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक भी उसको सपोर्ट करता है। तो करीब करीब 90-95 मिलियन टन ऐसा कोयला है जो हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो 100 मिलियन टन कोयले का गैप है इसको हम लोगों को अपने इंटरनल सोर्स से पूरा करना चाहिए और हम लोग करने के लिए कटिबद्ध हैं। लेकिन आपने जैसा बताया कि कोयले के प्रोडक्शन में 3-4 चीज़ बहुत अहम है। हमें ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, हमें जंगल की ज़रूरत पड़ती है, एंड अनफॉर्चुनेटली कोयला वहीं पे है जहाँ पे कि जंगल है, जहाँ ऐसा आप कहीं नहीं पाएंगे कि किसी शहर के नीचे में कोयला मिल गया। और आज जिस तरह से इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हमारे हो रहे हैं और मैं उस चीज़ को पूरी तरह से एग्री करता हूँ, हम रहेंगे तभी तो कोल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए इन्वायरमेंटल कंसर्न को केयर करते हुए हमें ये 100 मिलियन टन का बढ़ावा देना है। अभी एक स्टडी की गई थी जिसमें ये पाया गया कि 2030 तक देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू कोल। अगर बिजली चाहिए तो 2030 तक कोयले पे हमें निर्भर करना ही होगा। और उस समय करीब करीब 1.3 to 1.4 बिलियन, मतलब 1300 मिलियन से लेके 1400 मिलियन के बीच में कोयले की डिमांड स्थिर हो जाएगी। उसके बाद आपको उसके बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अभी से एक चीज़ हम ऐड करना चाहते हैं हम अपने आम दर्शकों के लिए, हम तो टेक्निकल पर अभी बात करते रहे, जो हमने एक पॉइंट दिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, एसडीजी का, कि सस्टेनेबल जो है इसका मतलब कि जहां आप बिजली बना रहे हैं उसको भी जीने का अधिकार है। आप भी भारत के नागरिक हैं, वो भी भारत का नागरिक है, प्रधानमंत्री भारत के नागरिक हैं। कॉन्स्टिट्यूशन उसको इक्वल राइट देता है गरिमा के साथ जीने का। तो जो भी प्लान आप करते हैं उस प्लान में ऐसी प्लानिंग क्यों नहीं हो कि आप कहते हैं विस्थापन नहीं होगा, विस्थापन होगा तो हम उसको पुनर्वासित करेंगे, वो नहीं हो पाता है। जिस ढंग से होना चाहिए, जो क्वालिटी होनी चाहिए, तो इसमें सामंजस्य कैसे बिठाएंगे ताकि वो भी जिए, खुद जियो औरों को भी जीने दो, ये रास्ता कैसे हो सकता है? क्योंकि आप चेयरमैन रह चुके हैं सीसीएल में, हम आपको जानते हैं, आप इन्वायरमेंट में थे आप उस समय जब जीएम थे, तब फिर बाद में वहाँ गए, तो ये जैसा बताइए कैसे हो सकता है ये तालमेल? कोई भी आदमी अपने दही को खट्टा नहीं कहता है, मैं भी नहीं कहूँगा जी, बट इसका जवाब तो जो इसको नहीं, खट्टा नहीं के लिए दही खाने लायक हो ना। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। इसका जवाब वो देंगे जिन्होंने दही खाया है। जी जी। मैं आपको इस मंच से ये बताना चाहता हूँ कि आज के डेट में कोल इंडिया का जो रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट पॉलिसी है देश में वन ऑफ द बेस्ट है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब मैं महानदी कोल फील्ड्स में था
तो वहाँ पे स्टेट की आरएनआर पॉलिसी चलती है, वहाँ पे कोल इंडिया की आरएनआर पॉलिसी नहीं चलती है। स्टेट की आरएनआर पॉलिसी बोलती है अगर आप किसी का घर और ज़मीन ले लेते हैं तो उसको जो कंपनसेशन देना है वो तो आप देंगे ही, और जितने एलिजिबल मेंबर हैं सारे लोगों को नौकरी देनी होगी। और हम लोगों ने 1 एकड़ पे 13 नौकरी दी है, जबकि कोल इंडिया का आरएनआर पॉलिसी बोलता है कि 2 एकड़ पे आपको 1 नौकरी मिलेगी। यहाँ तो दिखता है। और कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जो कि 2 एकड़ पे नौकरी देती है कंपनसेशन देने के साथ साथ। और आपको मैं ये भी बताऊं, वो जमीन बंजर है या उपजाऊ है ये मेरे लिए बहुत मैटर नहीं करता। अगर बंजर भी जमीन है और वो जमीन हम लेते हैं तो हम उस जमीन के बदले में टोटल कंपनसेशन देते हैं, उसको एम्प्लॉयमेंट देते हैं, और अगर उसको घर शिफ्ट करना है तो घर शिफ्ट करने के लिए 6 डिसमिल और 10 डिसमिल ज़मीन देते हैं, और घर बनाने के लिए उसको पैसा देते हैं, और अपने सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसको अलग से पैसा मिलता है। एक चीज़ हम सिर्फ ये करना चाहते हैं, पीए प्रसाद साहब के पास जाएंगे हम, वो ये कि आप जो कर रहे हैं स्टेट के आरआर से कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ओवरऑल कोल इंडस्ट्री या गवर्नमेंट ये हम मान के चले कि जिसकी भी हम ज़मीन ले रहे हैं, आपने पता नहीं वो रंगभूमि पढ़ी है कि नहीं प्रेमचंद की, उसमें एक सूरदास कैरेक्टर है। सूरदास कैरेक्टर के पास ज़मीन है लेकिन वो जोत नहीं सकता है, तो वहाँ पर चीनी मिल लगाना है। वो कह रहे हैं कि ज़मीन हम अपनी नहीं देंगे। जमीन नहीं देंगे के पीछे जो कारण है ना, तो वो अगर लगे कि हमको भी इसमें शामिल किया जा रहा है कि मैं भी इसका मालिक हूँ, ऑनरशिप उसको लगेगा, तब ये झंझट नहीं होगा हमको लगता है। और जो आप डिमांड कर रहे हैं आने वाले दिनों के लिए कि आपको जंगल भी चाहिए, आपको कोयला भी चाहिए, जंगल जहाँ है वहीं कोयला है, जहाँ कोयला है वहाँ जंगल है, इस बीच में जो तालमेल बिठाना है। प्रसाद साहब थोड़ा सा आपकी तरफ। नहीं, प्रसाद साहब से पहले मैं इस पे बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कोल इंडिया में इसको ओवरऑल देखा है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, ये जो आरएनआर पॉलिसी है जी, या कोल इंडिया की चलेगी या स्टेट की चलेगी, जो भी बेस्ट होगा। हाँ हाँ। दूसरी चीज जो आपने कही, समय के साथ साथ लैंड स्कार्स होता जा रहा है। पहले हम इस तरह से नहीं सोचते थे, बट आज अभी कोल इंडिया में एक ये भी थिंकिंग आई है कि जो हमारा जमीन का मालिक है उसको हम स्टेक होल्डर बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जितने दिन वो माइन चलेगी बिल्कुल, बिल्कुल। उस माइन का पैसा वो भी खाएगा, और जब वो माइन खत्म होने की कगार पे आ जाएगी तो उस लैंड को हम लोग रिहैबिलिटेट करके उसको लौटा देंगे। यही तो वो मांग रहा है शुरू से। प्रसाद साहब जी, अभी जो आप जो बोल रहे हैं कि रिगार्डिंग रिहैबिलिटेशन, कोल इंडिया में अभी एक न्यू एन्युटी स्कीम भी अप्रूव हुआ है जी, वो भी हम लोगों को अभी एक्सप्लेन कर रहा है, वेदर इट इज़ BNK एरिया, मगधामरपाली। एक तो 2 एकड़ में एक एम्प्लॉयमेंट है, वो तो निश्चित रूप से है। जिसका अगर उतना नहीं है, अगर 1 डेसिमल 2 डेसिमल 3 डेसिमल अगर ज़मीन जा रहा है, उसके लिए प्रोजेक्ट लाइफ के लिए एक 30 साल के लिए एन्युटी भी अप्लाई होगा। इफ़ ही इज़ इंटरेस्टेड वी विल गिव। हम लोग बोल रहे हैं कि भाई एन्युटी लेने से बेनिफिट है, बट ये एम्प्लॉयमेंट भी साथ साथ है, जिसके एम्प्लॉयमेंट। थोड़ा सा मैं एक इनपुट देकर के आपसे जवाब चाहूँगा। आप अगर गांव में रहे होंगे तो गांव में देखते हैं बहुत कारीगर जातियाँ हैं, जैसे हजाम है, जूता बनाने वाला है, कपड़ा धोने वाला, उसके पास ज़मीन नहीं होती है। लेकिन जब आप जमीन लेते हैं तो उसकी भी जमीन ले लेते हैं। वो जमीन का क्लेम कर ही नहीं सकता है, उसका घर भी जो है उसकी अपनी जमीन पर नहीं होता है, लेकिन उसको भी जीने का राइट है, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है। उसको कैसे रिहेबिलिटेट करें? उस श्रेणी के लोगों को भी एन्युटी स्कीम में रखा है। जो भी गांव में है, जिसका राइट मतलब गांव में है बोल के सर्टिफाइड अगर है, उसको भी 2000 रुपया पर मंथ, दिस इज फॉर लाइवलीहुड के लिए। ये भी न्यू एन्युटी स्कीम्स में है। और कोल इंडिया ने सब्सिडी बोर्ड्स को फ्लेक्सिबिलिटी भी दिया है एज पर प्रोजेक्ट वाइबिलिटी। हम लोग जो गांव में आप जो बोल रहे हैं, कोई भी नाई है, कोई भी XYZ, इनको 2000 रुपया प्रति महीना है। उसके अलावा 1500 रुपया पर डेसिमल, इसको हम लोग पर 10 डेसिमल्स, इसको 30 साल के लिए एक ये भी है। जिसकी ज़मीन नहीं है, एक अल्टरनेटिव ये भी सोचा जा रहा है कि उसमें भी 750 रुपया उनको पर मंथ का जो है हम सस्टेनेबिलिटी देंगे लाइवलीहुड के लिए, ये 2000 को छोड़ के। तो न्यू एन्युटी स्कीम एक अच्छी चीज़ आ रहा है। ये पहले जो उससे बेहतर इसमें ये कम्युनिकेट हो रहा है क्या ये लोगों के पास जो जिनकी जमीन जानी है, उनके पास हमको लगता नहीं ये कम्युनिकेट हो रहा है। अभी कम्युनिकेट हो रहा है। अभी राज्य सरकार को भी बता रहा है। यहाँ पर हम लोगों को झारखंड सरकार से भी कोऑपरेशन मिल रहा है, वेदर इट इज रेवेन्यू सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी साहब, CM साहब से भी। नहीं, वो तो हम लोग करेंगे, लेकिन जिनकी जमीन जानी है उनके साथ कम्युनिकेशन, इनके साथ भी हम लोग जो है, जैसे मगधामरपाली में भी ले गया, बकोरो में भी, अभी ब्लॉक 2 बोल कर राजारप्पा में है, नदी के उस तरफ। अभी ये कम्युनिकेशन में वार्तालाप चल रहा है। MLA लोग, कुछ स्थानिक MLAs MP से बातचीत चल रहा है। इट विल कम इन प्लेस।
नहीं, माननीय विधायकों सांसदों से आप जरूर बात करिए, लेकिन जिसकी जमीन जा रही है उससे बात करना उससे ज्यादा बात ये चल कह रहे रहा हैं है, बात चल रहा है। जैसा मगध में मैं- जैसा प्रभावित क्षेत्र में भी हम लोग बात कर रहे जी। हैं, गांव में भी जी। अभी जस्ट अप्रूव हुआ स्कीम, अभी जैसा हम लेके जाएंगे जरूर बातचीत करके इसको हल निकालें। जी अब जैसे आपने ये R&R की बात कही तो नहीं, हमने मैं सब पहले- चीज जोड़ा, हमको कोयला हाँ। चाहिए, ये मस्ट है नहीं, कि हमको कोयला मैं चाहिए, उसी लेकिन में जो आ रहा कोयला दे रहा है उसके लिए मैं क्या? अभी उसी में ही आ रहा जी। हूँ। देखिए ऐसा है कि जैसे हमने ये जो पावर स्टेशन बनाया, डेफिनेटली लैंड हम लोगों ने उन्हीं के कॉस्ट पे लिया है और उनको कंपेंसेशन भी दे रहे हैं। लेकिन जिस दिन अभी मैं पहले ही 1 जुलाई को ही मैं ये आपके झारखंड टंडवा अंचल में आया था, जिसमें इंडिया का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर टेक्नोलॉजी के साथ ये पावर स्टेशन बनाया जा रहा है। जी और ये किसी कारण से ये बहुत लेट हो गया था, तो हमें ये दिया गया कि इसको आप जल्दी लाइए। पहला काम मैंने यही किया कि मेरे वहाँ पे 6 प्रभावित गांव हैं। पहला काम मैंने यही किया, इस गांव में मैं पहले खुद गया हूँ, खुद सबसे बात किया, जाके पता किया कि उनकी एक्चुअली परेशानियां क्या क्या जी है। जी आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके बाद ये सारी परेशानियों को लेते हुए हमने अपना नॉट ओनली R&R में जो प्रोविजंस थे, स्कूल से शुरू करके उनके लाइवलीहुड के लिए, लाइक वो क्या कर सकते हैं। आज आपको बताता हूं मैं कि हमारी जो लेडीज क्लब, हमारे जो क्या कहते हैं लेडीज क्लब, जिसमें मेरी मैडम भी प्रेसिडेंट है, इन लोगों ने गांव-गांव में जाके वुमेन एम्पावरमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, अभी हमारे एक पोल्ट्री फार्म का एक कोर्स चल रहा है, हम उसको पोल्ट्री सेटअप करने के लिए पूरी पूंजी दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, रामकृष्ण मिशन के साथ अटैच करके। इसके बाद मशरूम कल्टीवेशन है। इसके बाद आप क्या कहते हैं कि जैसे नॉट ओनली पोल्ट्री, फिशरीज, मतलब हम ये चाहते हैं कि नॉट ओनली आदमी को तो नौकरी मिल जाता है, लेकिन ये जो लेडीज है जो वहाँ पे रियली पीड़ित है, और उनको भी सुनने के लिए उनके लिए एक हम लोग क्या कहते हैं मकान बनवा दे रहे हैं कि जहाँ पे लेडीज सब जाके अपने आप में एजुकेशन के क्षेत्र में हो। आपको मैं बता देता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं गांव-गांव में गया तो देखे लड़कों से ज्यादा लड़कियां पढ़ती हैं। ये जिस देश में लड़कियां इतने आगे आ रही है, मैं आपको ये कह देता हूं, कुछ दिन में आप जरूर देखेंगे ये प्रदेश बहुत आगे आने वाला है। क्योंकि जिस अंचल में लड़कियां आगे आ रही हैं, जो आपका वुमेन का एंटरप्रेन्योरशिप जहां आगे आ रहा है, मैं आपको निश्चित करता हूं कि हम अभी यही कर रहे हैं कि हमारे जो कर्मचारी जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हमने एक थिंक टैंक ग्रुप बनाया है 24 लोगों का, जबकि ये उनको हमने एक एक्स्ट्रा काम दिया हुआ है कि आप गांव-गांव में जाएंगे, इनके स्कूलों में जाके टीचर नहीं है, आप पढ़ाएंगे। देखिए उनके साथ हमें जुड़ना पड़ेगा और इस कार्य में हम लोग बहुत आगे आ रहे हैं। उनके साथ उनके स्कूलों में जाते हैं। देखिए कंप्यूटर देना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उस कंप्यूटर का चला के उनके पास बिजली हो कंप्यूटर चलाने के लिए, उसका भी हम लोग क्या कहते हैं प्रोग्राम बना के एक फाइनल सेटलमेंट तक जा रहे हैं। आज आपको बता देता हूं कि पावर स्टेशन जो जैसे ये मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं गांव-गांव में गया तो देखे लड़कों से ज्यादा लड़कियां पढ़ती हैं। ये जिस देश में लड़कियां इतने आगे आ रही है, मैं आपको ये कह देता हूं, कुछ दिन में आप जरूर देखेंगे ये प्रदेश बहुत आगे आने वाला है। क्योंकि जिस अंचल में लड़कियां आगे आ रही हैं, जो आपका वुमेन का एंटरप्रेन्योरशिप जहां आगे आ रहा है, मैं आपको निश्चित करता हूं कि हम अभी यही कर रहे हैं कि हमारे जो कर्मचारी जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हमने एक थिंक टैंक ग्रुप बनाया है 24 लोगों का, जबकि ये उनको हमने एक एक्स्ट्रा काम दिया हुआ है कि आप गांव-गांव में जाएंगे, इनके स्कूलों में जाके टीचर नहीं है, आप पढ़ाएंगे। देखिए उनके साथ हमें जुड़ना पड़ेगा और इस कार्य में हम लोग बहुत आगे आ रहे हैं। उनके साथ उनके स्कूलों में जाते हैं। देखिए कंप्यूटर देना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उस कंप्यूटर का चला के उनके पास बिजली हो कंप्यूटर चलाने के लिए, उसका भी हम लोग क्या कहते हैं प्रोग्राम बना के एक फाइनल सेटलमेंट तक जा रहे हैं। आज आपको बता देता हूं कि पावर स्टेशन जो जैसे ये प्रसाद साहब भी बता रहे थे, झा साहब भी, कोयला ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है जो दूर दूर में जाता है, जिसके लिए आज भी मैं बोल रहा हूं झारखंड के इस अंचल में लोगों को 5 रुपए की बिजली आ रहा है,
लेकिन हमारा जो पावर स्टेशन हम ला रहे हैं उसमें आपको 3 रुपए की बिजली मिल रही है। क्यों? माइंस मेरा सबसे नजदीक है। और अभी आप बिलीव करेंगे कि नया पावर स्टेशन बनाने के लिए जो आप कह रहे थे, एक होता है कि पानी की किल्लत है। पानी की किल्लत के लिए हम लोगों ने एयर कूल्ड कंडेंसर बनाया, जिसमें हमने 750 करोड़ एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं। और आप बिलीव करेंगे आज पानी 1 किलो लीटर के लिए 11 रुपया हम लोगों को देना पड़ता है। लेकिन हमने इससे जो हमारा पहले होता था कि एक यूनिट के लिए हमें पहले लगता था 3.5 लीटर पानी लगता था, एसीसी आने से हमने उसको 1 लीटर में कन्वर्ट किया। तो आप एक दिन के अगर तालाब पे इसको काउंट करेंगे, ये बहुत ह्यूज अमाउंट आ रही है। वो है, उसमें हमको दिक्कत और सुनिए, और भी एक चीज बता देता हूं, ये खाली पानी के लिए ही नहीं, आज आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो लैंड का तो प्रॉब्लम रहा ही है। आप देखिए एमिशन, ये जो पॉल्यूशन क्रिएट करने वाली जो कोल आप जलाते हैं, आज नॉर्म्स आया है आपको कि सॉक्स एंड नॉक्स पहले था 600 mg पर मीटर क्यूब, आज उसको हम गवर्नमेंट ने कहा 100 से नीचे ले जाइए। हमने उसके बोला पार्टिकल मैटर, जो आप घूमते हैं, जो पार्टिकल आपको पॉल्यूशन के लिए क्रिएट करते हैं, उनका पहले नॉर्म्स था 100, आज उसको 30 से कम कर दिया गया, ताकि लोग जहां जीवित जो रह रहे हैं वो बहुत अच्छे से रहे। इसको थोड़ा सा आपको खाली एक ही चीज बताना चाहूंगा, इसमें हमने इस डायरेक्शन में एफजीडी हमने लगाया, जिसका कॉस्ट 0.5 करोड़ पर मेगावाट है। और आप देखेंगे कमिंग दिनों में खाली वो एनटीपीसी है जिसका हर तरह से एफजीडी पूरी तरह से आ रहा है, और हम इस एनवायरनमेंट के दूषित नहीं करना चाहते हैं। नहीं, मैं एकदम थोड़ा सा अलग बात करना चाहता हूँ। वो ये कि आप जो कर रहे हैं, आपके पास सरकार इतना वेतन देती है, इतनी सुविधाएं आपके टाउनशिप में हो सकती है कि आपको पीने का बेहतर पानी मिल जाए। yes. लेकिन जहाँ आप हैं वहाँ के लोगों को भी क्वालिटी वाटर मिले, क्वालिटी वाटर मिले, उनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले जो नहीं मिल पा रही। मैंने आपकी जो ज़रूरतें हैं लगभग उतनी ही ज़रूरतें उनकी है, जो बेसिक नीड बोलते हैं, बेसिक नीड। तो उनका बेसिक नीड अगर फुलफिल होगा तो हमको लगता है कि ये जो दिक्कत है कि नहीं मिल रहा है वो मिलने में कठिनाई होगी। क्या झा साहब, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिनके संसाधन का हम दोहन कर रहे हैं उनका लाइफ स्टाइल और अच्छा हो। और इस संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूँ कि कोल इंडिया केवल CSR के टर्म में 500 करोड़ रुपया खर्च करती है। वो पैसा स्कूल बनाने में जाता है, अस्पताल बनाने में जाता है, ट्रेनिंग में जाता है। आप तो रांची के हैं मधुकर जी, आपको पता होगा यहाँ पे CCL ने एक पूरा खेल गांव बनाया है। लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था रखी है, जिसको फ्री में सारा चीज़ कराया जाता है। नहीं, ये तो लाडली योजना भी चलाते हैं। CCL ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और जहाँ जहाँ पे मेधावी बच्चे हैं जो फाइनेंशियली प्रूडेंट नहीं है, उनको CCL अपने कॉस्ट पे सारा चीज़ कराती है। देख रहे हैं। जहाँ तक पीने के पानी का प्रश्न है, उस केस में भी जहाँ पे पॉसिबल हो सकता है हम लोग पाइप्ड वाटर देने की कोशिश कर रहे हैं गांव में। नहीं झा साहब, एक चीज़ एक समझिए, हमसे बेहतर आप समझते हैं, इसलिए आपने वो पढ़ाई पढ़ी, हमने नहीं पढ़ी। हमने तो ये बतियाने की पढ़ाई पढ़ी है कि आपसे बतिया रहे हैं। हम ये कि जैसे आप माइनिंग करते हैं, चाहे सरफेस माइनिंग करिए या अंडरग्राउंड माइनिंग करिए, दोनों माइनिंग में वाटर लेवल नीचे जाता है। वाटर लेवल जो नीचे जाता है तो उसका जो चापाकल लगाया हुआ है, असेंबली में रिपोर्ट आती है 100% के लिए पानी की व्यवस्था हमने कर दी है। पता चलता है कि पानी आता ही नहीं चापाकल में, कुएं सूख गए। तो उसका विकल्प कि उसको पानी जो आप ले रहे हैं आपके कारण से गया, तो आपके माइंस में जो पानी जमा है उसको रिफाइन करके आप दे सकते हैं, उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, उसको ट्रीटमेंट करके। प्रसाद साहब, अभी हम लोग रामगढ़, बोकारो को डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के साथ इसका ये भी हुआ है एग्रीमेंट, MOU। मोर देन 50 to 70 विलेज इन रामगढ़, सिमिलरली पलामू वगैरह। आप जो बोल रहे हैं कि हम लोग ये जो डी वाटरिंग करके इसको ट्रीटमेंट करके देने की भी चल रहा है। ये हमारा बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब अंडरग्राउंड या सरफेस में चल रहा है, वाटर लेवल निश्चित रूप से नीचे चले जाता है। इसमें इवन जो हैंड पंप्स वगैरह भी लगाया, कहीं कहीं डेप्थ ज़्यादा हो गया तो मतलब इसमें ड्रिलिंग भी हमको ज़्यादा करके देना पड़ता है। के लिए लोग डिप बोरिंग कर रहे हैं, वहाँ से पानी निकाल रहे हैं। इसलिए अभी 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोगों का MOU हुआ है, जो डिफरेंट विलेज के साथ हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साथ हम लोग रह के
इसको ये चीज़ को हम पूरा करें ताकि वहाँ कोई भी फार्मर्स को जो है हमारा चलते उनको नुकसान हो। अभी इसी संदर्भ पे मैं एक चीज जरूर बोलना आपने एक बहुत बढ़िया बताया, एसीसी की जो बात बताई आपने, नहीं, मैं इसी संदर्भ पे R&D, ये जो आप गांव के, ताकि लोगों के लिए, जैसे आपने अभी तो उसको भरोसा बने ना आप पर। नहीं सुनिए जी, उसी में मैं बोलना चाहूंगा। आज ये बता रहा हूं मैं आपको, हमारे यहाँ हमने एक स्कूल का भी निर्माण किया है, DAV स्कूल है, जिसमें 95% हमारे गांव के बच्चे हैं, NTPC के नहीं, NTPC के 5% भी नहीं है। हमने अभी उस नया स्कूल में सारी फैसिलिटीज दिया, उसका फीस भी हमने सेम रखा, उनके लिए भी और हमारे लिए। पहले और दूसरे जगह में आप देखेंगे कि नॉर्मली ये होता है कि भाई NTPC के लिए कम रहता है फीस, सेम फीस रखा है हमने। सेकंड, मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, हमने सोलर पावर्ड वाटर स्कीम बनाया है लोगों के, ताकि वो सोलर हम लोगों ने उनको बना के दिया, वो पंपिंग करता है पूरे दिन के बाद अल्टीमेटली जितना भी सोलर के थ्रू, ताकि आपका बिजली जाके उसको खर्चा ना हो। और ये प्रावधान हमने सारे 6 गांव में ऑलरेडी किया है। अभी क्या है कि कुछ दिन पहले हम लोगों को ये पता चला कि गवर्नमेंट ने भी एक पाइपलाइन की स्कीम किया है। हम क्या सोच रहे हैं, उस पाइपलाइन को लेते हुए हम अपना ये जो सोलर पावर्ड जो सेल्स हम लोग जो दे रहे हैं गांव-गांव में, अभी सोलर पावर्ड ये जो लाइट्स है सारे अंचल में हम लोगों ने लगा दिया। आप अगर हमारे वहां पे आएंगे, 14-15 बड़े-बड़े हेडलाइट्स तो आएंगे, हम हमेशा चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। आइए, आप आइए और मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। कि हमने क्या किया है अंचल के लिए, और आपको लोग बोलेंगे, हमें बोलने की जरूरत नहीं। और क्या पूछना चाह रहे थे बताइए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि हम सिर्फ यह मान के चले, एक टेक्नोक्रेट, एक ब्यूरोक्रेट, यह मान के चले कि जिसकी हम ले रहे हैं वो आदमी है और उसको जीने का राइट है, तो हमको लगता है समन्वय बनना शुरू हो जाएगा, सस्टेनेबल की बात शुरू हो जाएगी। हम मान लेते हैं कि हम राजा हैं और वो जो है उसका हमने ले लिया, उसका तो कोई अधिकार ही नहीं। हम कह रहे हैं कि इसमें सामंजस्य बिठे। हम जो बात कर रहे हैं कि हमारी जरूरतें जो है, विकास रुकेगा नहीं, विकास तो होगा। अब विकास हम प्रेम से करें, विकास लाठी से करें, ये हमको तय करना है कि हमको कैसे तय करना है। तो आप तीनों लोग टेक्नोक्रेट भी रहे हैं, ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, तो आप लोग ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि चीज़ों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कि उसको भी भोजन चाहिए। अब भोजन ऐसा चाहिए कि उसका बच्चा कुपोषित नहीं हो जाए। झारखंड सबसे ज़्यादा कुपोषित इलाका है, लगातार नदियाँ सूख रही हैं, लगातार तालाब सूख रहे हैं, तो इनमें सामंजस्य कैसे बिठे? झा साहब। मधुकर जी, आप तो रांची के सन ऑफ द सॉइल हैं। मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूँ, 1983 में जब मैं यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के रूप में ज्वाइन करने के लिए आया, तो CCL में मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी कुज्जू एरिया में, एक तोपा कोलियरी है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं यहाँ से किसी तरह गिरता पड़ता रामगढ़ पहुँचा। रामगढ़ से एक ट्रक वाले ने मुझे लिफ्ट दिया, तो मैं वो कौन मोड़ है वहाँ पे पहुँचा। उस मोड़ पे मैं काफ़ी देर बैठा रहा। एक ट्रक वाले ने फिर मुझे तोपा कोलियरी पहुँचाया, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का कोई मोड नहीं था। आज आप गांव-गांव में चले जाइए, आप NK एरिया में चले जाइए, पिपरवार में चले जाइए, हजारीबाग, कुज्जू और गड्ढा, बरका स्याल में चले जाइए, आपको कहीं पर भी नहीं होगा कि जहां आपको ट्रांसपोर्ट ना मिले। साहब, ट्रांसपोर्ट बढ़े, रोड बने, पूरे रोड का जाल बिछ गया, लेकिन कुपोषण बढ़ा, गरीबी बढ़ी। हम ये कह रहे हैं क्यों बढ़ा भाई? जब ये सब कुछ बढ़ रहा है तो गरीबी कम होनी चाहिए ना, कुपोषण कम होना चाहिए ना। ये कहाँ मामला फंस जा रहा है? नहीं, गरीबी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? नहीं, ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, हम अपना आंकड़ा नहीं दे रहे हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट का आंकड़ा है, ये NSS का आंकड़ा है, हम नहीं बता रहे हैं। तो अगर गरीबी बढ़ी है तो जहाँ पे ये सब उद्योग धंधे आए हैं ना, वो सारे एरिया जरूर डेवलप किए हैं। डेवलप किए। बाकी के जगहों पे अगर उस तरह का डेवलपमेंट नहीं आया हो तो ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जहाँ पर भी उद्योग धंधे आए, चाहे कोलियरी खुला, चाहे पावर प्लांट खुला, वहाँ पे उनके स्टाइल में और लाइफ स्टैंडर्ड में बहुत का फर्क आया, ये जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। लेकिन आपको एक चीज़ ये ज़रूर बताऊं कि चाहे वो NTPC हो, चाहे वो कोल इंडिया हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है। कोल इंडिया वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनी है, बहुत ज़्यादा अपेक्षा भी है इसीलिए। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, इसीलिए लोगों की बहुत अपेक्षाएं भी हैं। और जब आप इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं तो आप ये कभी नहीं कह सकते कि सारा चीज़ एकदम एज पर लॉ चल रहा है। हो सकता है कहीं ना कहीं हम लोग जरूर फेल करते हों। और मैं इस मंच से आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब भी आपको कभी इस तरह का चीज़ लगता हो कि कहीं ना कहीं पे हम लोग फेल कर रहे हैं, तो हम लोगों के ध्यान में भी वो चीज़ लाना बहुत ज़रूरी है।
चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो सीसीएल हो, चाहे वो कोल इंडिया हो, और ये ध्यान आपके माध्यम से ही आ सकता है। लेकिन मैं इस मंच से आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले समय में, जैसा अभी प्रसाद साहब ने बताया, 23-24 में कोल इंडिया 1 बिलियन टन कोयले का उत्पादन करेगी। अगर नहीं भी करेगी, 150 मिलियन टन कम भी होता है, तो भी जो हमारा इंपोर्ट है वो डेफिनेटली कम होगा, और कोयले की जो रिक्वायरमेंट कंट्री के लिए है वो जरूर पूरा होगा। और एनटीपीसी बीइंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दिस कंट्री, देश में कहीं पर भी बिजली की कमी नहीं होगी। आपसे केवल मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आधे घंटे के लिए भी बिजली चली जाती है तो सारे लोग रेस्टलेस हो जाते हैं। करेक्ट। बिजली क्यों चली गई, बिजली क्यों चली गई। लेकिन इस बिजली को देने वाला किस कंडीशन में रहता है, अगर उस पर भी आप देश का ध्यान आकर्षित कराएं, जो मजदूर इसके लिए दिन रात अपना खून पसीना दे रहा है, तो इस मंच के माध्यम से उनके लिए ये बहुत बड़ी सर्विस होगी। और मैं ये आपको ज़रूर आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले समय में हमारे जो प्रधानमंत्री साहब ने 5 ट्रिलियन की इकनॉमी रखी है देश के लिए, उस 5 ट्रिलियन की इकनॉमी को अगर अचीव करना है तो एनर्जी इलास्टिसिटी का उसमें बहुत बड़ा रोल होगा। और उस केस में कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी एकदम बोथ बहुत ही मेजर रोल प्ले करेंगे। एक चीज़ हम जोड़ दे रहे हैं तीनों से, उस पर हम आपकी राय चाहेंगे। एक चीज़ ये कि जैसे मान लीजिए सीसीएल के लिए ज़मीन एक्वायर हुआ, बीसीसीएल के लिए, कोल कंपनी के लिए, या ये क्या नाम है इलेक्ट्रिक कंपनी के लिए, किसी कंपनी के लिए एक्वायर हो, गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर किया, वहाँ पर तो इतना ह्यूज है, जो आपने कहा कि 2000 रुपये का 2800 रुपया देकर पंजाब पहुँचना, वहीं बिजली बने, पुल के माध्यम से बिजली जाए। पहला तो ये काम। दूसरी ये काम कि इन इलाकों में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी क्यों नहीं लगाई जा सकती है, ताकि जो भी बिजली मिलेगी, जितनी भी मिलेगी, मिलेगी तो शुरुआत तो हो ना। तीसरे ये अंतिम वो ये कि हर बार हम रिपीट कर रहे हैं कि सामने वाले को सिर्फ आप आदमी समझिए अपनी तरह का, कि उसकी नीड भी हमारी तरह की है। तब स्थितियां देखिए, अगर 6 महीने साल भर में स्थिति बदलनी, पहले तो आप भरोसा ही नहीं है आप पर, यह भरोसा बनेगा कि आप उसके दर्द को समझ रहे हैं, तो जब दर्द समझने लगिएगा तो भरोसा बनेगा, तो आज भी अभी जो कठिनाई है उस कठिनाई में कमी आएगी। जी सर, मैं आपको जैसे क्या कहते हैं मधुकर जी, यही कहना, प्रसाद साहब बाकी है, प्रसाद साहब को ले लें एक बार। प्रसाद अच्छा ठीक है, मैं इस पर आप जैसा बोल रहे हैं कि लैंड जो दे रहे हैं हमको, इनके जरूर इनका हम लोग वेलफेयर देखना है। अभी मिनिस्ट्री से भी क्लियर डायरेक्शन है, वेदर इट इज ऑनरेबल मिनिस्टर, सेक्रेटरी, चेयरमैन कोल इंडिया, आप प्रोजेक्ट में जो मुनाफा कमाते हो, सेक्रेटरी साहब भी हाल ही में बोल रहे हैं हमारा जैन सर, कि भाई आप ड्रिंकिंग वाटर आप जो बोल रहा है वो वहाँ से बैठ के हमको बोल रहा है वी शुड टेक देम, उनको पाइपलाइन से दीजिए पानी को, आप माइन वाटर को ट्रीटमेंट करके दीजिए, और जो मुनाफा है, मैं पिछले 30 साल से देने का भी पूरा आलोचना वहाँ से भी फुल ट्रस्ट है। जी जी। और पर्यावरण के लिए भी जो फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स है, पहले हम लोग टिप्पर से लंबा दूर ले जाते थे, अभी बेल्ट कन्वेयर फेज 1 में बेल्ट कन्वेयर एंड वैगन लोडिंग जो है साइलोस का माध्यम से, तो जो पर्यावरण का भी अभी रख रखाव करना है और गाँव का विकास। अब ये पक्का है कि कोई डंडा से कुछ नहीं होना है, अब गाँव का विकास विलेजर्स को कॉन्फिडेंस में लेके। नहीं, मैंने देखा अभी पत्रिका में देख रहा था, एक बड़ा सा कोई मशीन आया जो पूरे पेड़ को उखाड़ के ले जाके पेड़ को ट्रांसप्लांट कर रहा है, पेड़ को नहीं काटते हुए वो जो मशीन से हम लोग ट्रांसप्लांट करके, ताकि इसको आने के लिए 100 साल 150 साल लग रहा है। अभी गांव का विकास अभी मिनिस्ट्री का भी टॉप प्रायोरिटी है। उधर चेयरमैन कोल इंडिया भी, अभी प्रेजेंट चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल साहब भी हमारा सन ऑफ द साहिल है, ये सब झारखंड बोलते हैं कि आपको भाई यहाँ पर CSR में हम जो कर रहे हैं तो आप करते रहिए। जो विलेज को रिलोकेट कर रहा है उसको विशेष ध्यान देते हुए, एक ही चीज़ हम लोगों का, जैसे 7-8 गांव एक माइन खुलने में आता है, 8 गांव को जो लग के रहता है वो इसके साथ जो आप बोल रहे हैं कि जो रीजनल डेवलपमेंट, ये 8 गांव को जरूर हम लोगों का ये सब सुविधा होता है। जी जी। जो लग के जो होता है वो कट ऑफ पॉइंट है, जहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि पूरे इसी माइन से सब संभव नहीं है। उसके साथ भी कैसा हम लोग CSR से अभी इसलिए DC लोन से भी बात करके डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से, रीजनल कमिश्नर, फिर हम लोग उसको भी ऊपर भी ध्यान दें। जी आप कुछ कर। मैं एक चीज़ केवल ये बोलना चाहूँगा, जब आपका ये खत्म होने पर है तो 2 मिनट मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। मैं खाली एक ही चीज़ इसमें मधुकर जी बोलना चाह रहा हूँ कि आज आप बिलीव करेंगे, मैं इस मंच को आश्वासन देना चाहता हूँ कि
मैंने अपना इंजीनियरिंग का डिग्री बीआईटी मिश्रा से ही किया है। 1985 में मैं एज गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ से पास आउट किया हूँ और मेरे लिए होम कमिंग है, मैं इस अंचल में दोबारा वापस आया हूँ। अभी मैं जब जहाँ से भी मिला, मैं गवर्नमेंट के इवन प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, सबसे जब मिला, मैंने उनको यही कहा कि मेरा यही काम है कि मैं इस प्रदेश में R&R का पूरा डेवलपमेंट करूं। जो गांव हमारे साथ लगे हुए हैं हम उनको पूरा देखें उनके लिए। और इस काम में हमारे चेयरमैन साहब जो मिस्टर गुरदीप सिंह जी हैं और बाकी सारे डायरेक्टर्स भी हैं, ये एक कॉन्शियस डेवलपमेंट है कि आप ये करिए। अच्छा, आपने कहा कि हम लोग सोलर में क्यों नहीं करते। आप बिलीव करें कि हमारे यहाँ पे 3 रिजर्वेयर है। एक रिजर्वेयर 140 एकड़ का है, एक दूसरा रिजर्वेयर जो लैंड के लिए अभी समस्या चल रही है वो भी आएगा 250 एकड़ का, और एक 350 एकड़ का। एक है कि 5 एकड़ में 1 मेगावाट का सोलर लग सकता है। हमने आते ही हमारे चेयरमैन साहब से भी बात किया, हमारे सोलर लोगों से बात किया, और हमने तुरंत उस रिजर्वायर के ऊपर एक सोलर लगाने के लिए ऑलरेडी ये उनको दे दिया है। बाकी भी दोनों जो रिजर्वायर रहेंगे उनके लिए। इसके अलावा मैं ये कह रहा हूँ, गवर्नमेंट ने, शायद आपको पता होगा, अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छा स्कीम निकाला है कि 12 गीगावाट, मतलब जो टोटल जो सोलर आएगा उसमें आपको इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को आप दे सकते हैं। देखिए आज के दिन में इस चीज का ध्यान रखें, 80% सामान जो मैन्युफैक्चरिंग पैनल, सोलर पैनल जो है वो चाइना से ही आते हैं। 10 बेस्ट सेलर्स चाइना के ही हैं, 80% है। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए कहा कि जैसे विक्रम सोलर है, बाकी जाते इंडिया के जो सोलर पैनल्स हैं, उनको कहा कि भाई आप भी आगे आइए। तो 12,000 मेगावाट तो हम आपसे ही करेंगे। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा, क्योंकि हम लोगों ने काफी बीच में सुना था कि कुछ बैनिंग कर रहे थे कि चाइना के सामान, लेकिन ये कहा गया कि सोलर क्योंकि चाइना के बिना जो नहीं चल सकता, उसके लिए स्पेशल प्रोविजन, जैसे एनटीपीसी ने, हमारे चेयरमैन साहब ने, और हमारे मिस्टर मोहित है जो रिन्यूएबल देख रहे हैं सोलर के प्रति, उन लोगों ने एक स्पेशल प्रावधान लिया है जिससे सोलर, यही नहीं, हमें ये बोला जाता है कि आप जमीन दे सकते हैं सोलर के लिए। सर आप समझ रहे हैं, सोलर जहां पे एरिड हो, मतलब जहां पानी नहीं आता, जमीन खराब हो, जो उर्वरता नहीं होती। मेरे पास समय खत्म हो रहा है, जहाँ से हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। आधे मिनट आप मेरे से भी सवाल करना चाहें, 1 मिनट 2 मिनट है तो आप सवाल कर सकते हैं, अगर सवाल करना है तो। हाँ, सवाल तो आपसे बिल्कुल करना है। जैसा हमारे और पैनलिस्ट ने भी आपको एश्योर किया कि जहाँ तक कोयले की और बिजली की बात है, ये देश एश्योर्ड है, जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी की जाएगी। आपसे मेरा मूल प्रश्न केवल ये है कि हम दूसरे साइड में बैठे हैं, आप दूसरे साइड में बैठे हैं, आप एज ए न्यूट्रल थर्ड पर्सन ये बताइए, आपकी इन कंपनियों से क्या अपेक्षाएं हैं। आज मेरे सामने CMD CCL बैठे हैं, मिस्टर स्वामी बैठे हैं, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, और उन अपेक्षाओं पे अगर पूरा उतर जाए ये कंपनी, तो उनसे बाकी स्टेक होल्डर्स को क्या उम्मीद है। ये आप अभी तक जितने सवाल जवाब हो रहे थे उसी में हमारी अपेक्षा भी है। सिर्फ पहली अपेक्षा ये है कि आप उसको आदमी जिस दिन समझने लगिएगा उसका सारा दुख दूर हो जाएगा, अपने साथ जैसे उसको फील करिएगा, उससे ज़्यादा हमारी कोई अपेक्षा नहीं है, उसकी भी अपेक्षा नहीं है। वो नहीं चाहता कि आप ये कुर्सी पर जाकर के बैठे, लेकिन उसका बेटा उस कुर्सी पर बैठने के लायक बने, यह बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। इससे ज्यादा कोई अपेक्षा नहीं है। जी प्रसाद साहब कंक्लूड कर रहे हैं, आप लास्ट में अगर कुछ कहना चाहते हैं थोड़ा। सर मैं यही बोल रहा हूँ कि रीजनल डेवलपमेंट, जिस जगह पे हम नया प्रोजेक्ट खोलेंगे जरूर इसके ऊपर वी विल कंसंट्रेट, वहाँ का जो विलेजर से कंसल्ट करके ही प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, और उनका पूरा वेलफेयर एंड उनका एजुकेशन एंड हेल्थ में जहाँ पर जो संभावना होगा CCL उसको फ्रंट में रह के काम करें। जी गोस्वामी जी। सर मैं यही खाली थोड़ा सा ही बोलूँगा कि हमारा हॉस्पिटल गांव के लिए है, अंचल के लिए है, लोग आते भी आज कल भी आएंगे, हम उसको खुला रखे हैं। मेजर जो वैन्स है हमारे पास जिसमें आपके लाइफ सेविंग डॉक्टर है, पैरामेडिकल रहे, ये जरूरी है, लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह जितना है वो एम्बुलेंस भी हम उनको भी दे रहे हैं। जो सुविधा मैं आज अपने एम्प्लॉय को देता हूं वो दिया जा रहा है। और अंत में मैं एक चीज बता रहा हूं कि आज हमारी जब स्कूल की इनॉग्रेशन हुई थी अभी कुछ दिन पहले, उसमें हमने यही कहा, हम चाहते हैं कल इसी स्कूल से आप ही का गांव का आदमी आज होके आज जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूं उसमें वो जिस दिन बैठेगा हमें सार्थकता उसी दिन होगी। झा साहब मैंने ज्यादा कुछ नहीं मांग लिया था शायद आपसे। नहीं, आपने कुछ ज्यादा नहीं मांगा। क्लोजिंग टिप्पणी। हाँ, मैं एक बार पुनः जी
अपने पैनलिस्ट साथियों की तरफ से और अपने तरफ से रांची दूरदर्शन का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पे आएँ और अपनी कंपनी के बारे में आपको कुछ बताएं। मुझे ये बोलने में भी बहुत खुशी है कि एनटीपीसी बीइंग द बिगेस्ट पावर प्रोड्यूसर एंड कोल इंडिया बीइंग द बिगेस्ट कोल प्रोड्यूसर, ये दोनों के पास इतनी क्षमताएं हैं कि अपनी कंपनी को आगे बढ़ाते हुए देश हित का और लोकल हित का पूरा ध्यान रखेंगे। एक कंपनी जिसकी टर्नओवर 1,50,000 करोड़ हो, जिसका प्रॉफिट 27-28 हज़ार करोड़ हो, उसके लिए 10-20 हज़ार करोड़ रुपया खर्च करना फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सराउंडिंग इज नॉट ए बिग जॉब। और ये लोग उस चीज़ को ज़रूर करेंगे। और जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि कहीं पे थोड़ी कुछ कमी रह जा रही है तो आप जरूर उसको अपने माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। समय हमारा खत्म हो रहा है, हमारे तरफ से वो धन्यवाद। ये कोयला बिजली ये दोनों आपस में चोरी दामन का रिश्ता है, ये रहेगा। कमिटमेंट आपने सुना, हमको उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। हमको सिर्फ सबसे अपेक्षा यही है कि आप ये हम मानिए घर में उजाला है तो बिजली चाहिए, बिजली चाहिए तो कोयला चाहिए। इसके बीच में तालमेल कैसे बनेगा वो सिर्फ हमारी जिम्मेवारी नहीं है, इनकी जिम्मेवारी नहीं है, आपकी भी जिम्मेवारी है। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए, अपना इतना कीमती समय दिया। धन्यवाद।